दोस्तों नमस्कार। हम लोग इस संवाद के दूसरे भाग में फिर से लाइव हो चुके हैं। तो ये संवाद का दूसरा भाग हम लोग शुरू कर रहे हैं। तो मुरवाल जी से हम लोग बात कर रहे थे लेखक संगठनों की स्थिति पर कि एक ऐसे दौर में जब लेखक संगठनों की सबसे ज्यादा जरूरत है उनकी सक्रियता की, वो दिख नहीं रही है। तो मुरवाल जी आप बता रहे थे कि कैसे आपका अनुभव रहा और कैसे इन संगठनों में एक बड़ी जातियों का या सवर्ण वर्चस्व रहा, इन सब चीजों पर आपने बात की। और एक सबसे जो जरूरी बात आपने की कि ठीक है कि आप प्रतिरोध के बड़े आंदोलन नहीं खड़ा कर सकते हैं, आप धरने प्रदर्शन उस तरह से रोड पर जुलूस नहीं निकाल सकते हैं, वैसी परिस्थितियां नहीं है, लेकिन कम से कम जगह जगह पर गोष्ठियां तो कर सकते हैं और उससे एक जो प्रगतिशील माहौल बनाने का काम एक दौर में हुआ करता था वो तो हो सकता था। इसी से जुड़ा हुआ मेरा अगला सवाल है कि दरअसल यह काम कैसे ये कर सकते हैं, क्योंकि अब तक जो लेखक संगठन और इस तरह के लेखक रहे उनकी पूरी निर्भरता सरकार पर थी और सरकारी संस्थाओं पर थी और ये इनसे छिन गया। तो इनको करना तो ये चाहिए था कि फिर से जनता के बीच जाना चाहिए था, जनता मतलब साहित्यिक पाठकों के बीच जाना चाहिए था और पाठकों के निर्माण की प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए थी। लेकिन देखने में ये आ रहा है कि अब सब के सब सरकारी संस्थाएं, सरकारी अनुदान बंद हुए, तो उसको एक तरह से मतलब रिप्लेस कर दिया है रजा फाउंडेशन ने। तो अब रजा फाउंडेशन एक फंडिंग एजेंसी के तौर पर काम कर रही है, तो उसकी एक बड़ी भूमिका हो सकती है आज के दौर में। रजा फाउंडेशन भी एक अपना बड़ा भूमिका निभा सकता था कि वो देश भर के लेखकों को इकट्ठा करे, एक सांस्कृतिक आंदोलन का रूप दे, लेकिन जो उसका चरित्र है वो संभव ही नहीं है कि वो कुछ कर सकता है। तो दिल्ली की ही अगर आप पूरी गतिविधि देखें तो सारे लेखक धीरे धीरे राजा फाउंडेशन में जाके एक तरह से कहें कि समा गए और राजा फाउंडेशन कहाँ समाप्त हो गया? इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में। तो ये जो एक पूरे हिंदी साहित्य का धीरे धीरे एक अभिजातीकरण हो गया। तो यह स्थिति तो मुझे लगता है कि पहले वाले दौर से भी बुरी स्थिति हो गई है। तो आप अब इस माहौल पर क्या सोचते हैं एक लेखक के तौर पर, चूंकि आप भी उसी दिल्ली में रहते हैं? एक दौर में हम लोग सोचा करते थे कि दिल्ली साहित्य को खत्म कर रही है, लेकिन अब तो ऐसा लग रहा है कि दिल्ली में भी साहित्य नहीं है, अब वो सिर्फ इंडिया इंटरनेशनल सेंटर तक सीमित होता जा रहा है। देखिए दिनेश जी, आपने बात की रजा फाउंडेशन की। मैं जिस तरह की गतिविधियां इधर रजा फाउंडेशन की तरफ से बढ़ी हैं, हमें देखिए उसकी इस मामले में तो प्रशंसा करनी चाहिए कि उसके पास जो आर्थिक संसाधन है उससे जो भी बनता है, जो भी उनसे रजा फाउंडेशन से मदद मांगता है या लेता है, उसमें वो पूरी उदारता के साथ मतलब उसमें वो हिस्सा लेते हैं, मतलब उनको आर्थिक अनुदान देते हैं। लेकिन अब खाली रजा फाउंडेशन की भी जिम्मेदारी तो यहाँ तक है कि सिर्फ आपको आर्थिक सहायता प्राप्त दे सकता है, लेकिन इससे बड़ी जो भूमिका है वो हमारे लेखक संगठनों की। और मुझे ऐसा लगता है कि लेखक संगठनों की जो सबसे बड़ी भूमिका आज होनी चाहिए और जिसकी की जरूरत है वह है कि युवा लेखकों को जोड़ना। अगर आप देखें तो ज्यादातर हमारे लेखक संगठनों की जो गतिविधियां हैं, मैं कई बार ऑनलाइन या सोशल मीडिया पर जो इनके फेसबुक लाइव हैं या फेसबुक जो यूट्यूब पर है, जो पड़ी हुई है चीजें, उसमें हम देखते हैं कि ज्यादातर जो आयोजन हो रहे हैं, ज्यादातर जो गतिविधियां हैं, वो गतिविधियां जो लेखक संगठनों से के जो पदाधिकारी हैं उन्हीं के इर्द गिर्द होकर रह गए। मतलब कहने का यह है कि लेखक संगठनों को सबसे पहले
जो हमारी युवा पीढ़ी है उसको जोड़ना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि युवा पीढ़ी नहीं जुड़ना चाहती, एक बेचैनी, एक भूख, एक तड़प तो उनमें है, क्योंकि अब धीरे धीरे जिस तरह से साहित्यिक पत्रिकाएं बंद हो रही हैं, धीरे धीरे, मैं दिल्ली की ही बात करूं, हमारे यहाँ बहुत सारे ठिए खत्म हो गए। जैसे एक समय में कॉफी हाउस हुआ करता था, मंडी हाउस में कुछ चीजें होती थी। अब क्या है कि अब तो उस तरह की चीजें ठिए नहीं रहे। मतलब वो अगर कोई लेखक कहीं बैठना चाहे तो उनके लिए कोई ऐसा ठिकाना नहीं है। तो इस मामले में जो ये हमारे लेखक संगठन है, और खास तौर से मैं अगर दिल्ली की बात करूं तो देखिए, दिल्ली में ही कई सौ लेखक है, मैं कई सौ की बात कर, बल्कि कई हजार लेखक है। अगर लेखक संगठन पूरी ईमानदारी के साथ अपनी भूमिका अदा करना चाहता है तो उसे बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी, कहना चाहिए कि किसी आग्रह, दुराग्रह, पूर्वाग्रह के लेखकों को जोड़ना चाहिए। रजा फाउंडेशन मैं समझता हूँ निस्संदेह अपनी भूमिका अदा कर रहा है। और देखिए, उसकी भी एक सीमा है। उसकी सीमा ये है कि वो एक आपको आर्थिक सहायता प्रदान करता है। आयोजन तय करना लेखक संगठनों एवं संस्थानों का दायित्व बनता है कि वो कहाँ करें, कैसे करें। अब या तो ये है कि अब लगभग दिल्ली में ही नहीं, ज्यादातर शहरों में, जो छोटे शहर है, वहां का चरित्र ही ऐसा हो गया है कि सबके सब बड़े, जिसको कहना चाहिए कि जो सुविधा वाले जो केंद्र हैं वही होते हैं। मैं आपको बताऊं कि दिल्ली में उर्दू घर है। उर्दू घर में का एक बहुत अच्छा उनका सभागार है, ऑडिटोरियम है। वहां के जो अतर फारूकी साहब है, जो उनको संभालते, उन्होंने कई बार ये खुलेआम लोगों को मतलब एक निमंत्रण दिया है कि भाई आप आइए, हमारे यहाँ संगोष्ठियां करिए, हम आपसे कोई पैसा नहीं लेंगे, बल्कि चाय भी हम आप ही को अपनी तरफ से पिलाएंगे। लेकिन और ऐसा नहीं कि उर्दू घर मतलब कोई ऐसी जगह बिल्कुल दिल्ली के किसी दूसरे छोर पर है, ITO पर स्थित है, उसके सामने गांधी शांति प्रतिष्ठान है जहाँ के आयोजन होते हैं, लेकिन अब गांधी शांति प्रतिष्ठान में भी नहीं होते। मतलब इस तरह के जो आयोजनों के केंद्र होते थे, दे देकर अब पूरी दिल्ली में सिर्फ 2 ही केंद्र रह गए, या तो इंडिया इंटरनेशनल सेंटर या फिर ज्यादा से ज्यादा साहित्य अकादमी का सभागार। तो इस तरह की जो संभावना है, मुझे लगता है कि इसमें हमारे लेखक संगठनों को पहल करना चाहिए। और मुझे लगता है कि जो रजा फाउंडेशन, उसके साथ मिलकर एक अच्छी इस तरह की कार्य योजना पर काम करना चाहिए कि दिल्ली जैसे शहर के अधिकतर लेखकों को वो जोड़ सके। जी दिनेश जी। नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा कि एक वैसे माहौल में जहाँ कुछ नहीं हो रहा है, वो अपने स्तर पर, हालांकि उसकी जैसा कि आपने बताया सीमाएं हैं, वो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जिनको करना चाहिए वो नहीं कर रहे हैं। तो एक मेरा सवाल आपसे यह है कि वैसे तो कोई रचनाकार प्राय आलोचना से संतुष्ट होते नहीं है, और किसी दौर में ऐसा नहीं हुआ कि रचनाकार कहे कि हम आलोचना से संतुष्ट हैं। लेकिन जो अभी का दौर है उसमें हम लोग भी ये महसूस कर रहे हैं कि आलोचना एक विधा के रूप में लगभग मृत हो चुकी है, और आलोचना या तो अतिशय प्रशंसा वाली या अतिशय निंदा वाली, जो मूल्यांकन का प्रश्न था वो लगभग अनुपस्थित हो गया, या बहुत कुछ आलोचना एक जनसंपर्क अभियान का हिस्सा बनकर रह गई है। तो एक लेखक के तौर पर आपकी आलोचना से, जाहिर सी बात है, मैं पहले से ही मान के चल रहा हूँ कि वो शिकायत होगी, तो आलोचना से आपको, जो समकालीन आलोचना है, उससे आपको क्या शिकायत है एक लेखक के तौर पर? नहीं, देखिए, मैं इसको शिकायत नहीं कहूंगा दिनेश जी, मैं ये कहूंगा कि जो अपेक्षा लेखक के रूप में हमें आलोचना से होनी चाहिए, आलोचकों से होनी चाहिए, वो उस तरह की अपेक्षा या तो पूरी नहीं हो रही है या उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। देखिए, मुझे जो सबसे मुश्किल लग रहा है आलोचना के क्षेत्र में, कि भाई आलोचना आज की तारीख में उस तरह से क्यों नहीं पनप रही है जैसे पहले पनपती थी। मुझे उसका एक कारण ये लग रहा है कि हमने हमारे यहाँ जो पाठकीय जो आलोचना है
वो लगभग अब समाप्त हो चुकी। पाठ की आलोचना से मतलब मेरा ये है कि हमारे यहाँ जो समीक्षाएं भी छपती हैं, वो सांगोपांग अध्ययन के बाद समीक्षाएं नहीं छपती। वो सरसरी तौर पर वो उन रचनाओं से गुजरते हुए समीक्षाएं लिखी जा रही हैं, लेकिन जो एक उस किसी रचना के भीतर गहरे जाकर जो आलोचना लिखी जानी चाहिए, शायद उस तरह नहीं हुई। और उसका एक कारण मुझे यह लगता है कि लेखक से ज्यादा, और अक्सर ये कहा भी जाता है कि एक आलोचक को एक लेखक से ज्यादा तैयार रहने की जरूरत है, क्योंकि जितना अध्ययन या जितनी तैयारी के साथ लेखक लिखता है, मुझे लगता है कि उससे ज्यादा अध्ययन और मतलब उसकी जरूरत जो है, तैयारी की जरूरत आलोचक को भी पड़ती है। लेकिन ऐसा अब लगभग नहीं है। और धीरे धीरे मुझे ऐसा भी लग रहा है कि हम आलोचना को जिस तरह से एक विधा के रूप में हमारी मान्यता मिली हुई थी, वो मान्यता धीरे धीरे इसलिए भी अब समाप्त होती जा रही है कि जितनी प्रतिष्ठा, शोहरत, तुरंत लेखक बनने की एक जो आकांक्षा होती है, वो आलोचना से पूरी नहीं हो सकती। अंततः आप देखिए कि मैं कई, अगर आपको नाम गिनाऊं तो ऐसे बहुत सारे हमारे युवा समीक्षक हैं कि जिनसे कि हमें बहुत उम्मीद थी, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने भी अब आलोचना छोड़कर या तो वो कहानी में आ गए हैं या उपन्यास के क्षेत्र में आ गए। तो सवाल और इसकी चीज सबसे बड़ी चीज है कि भाई आलोचना कोई प्रतिष्ठा दिलाने का मतलब माध्यम नहीं है, ऐसी विधा नहीं कि उससे आपको शोहरत मिलेगी। दरअसल आलोचना तो मैं समझता हूं कि जो रचनात्मक लेखन है उससे भी अधिक मेहनत, अध्ययन और मतलब संयम की मांग करता है। लेकिन फिर वही बात है कि हम लोगों को क्योंकि उतना संयम और धैर्य नहीं है, इसलिए हम उस तरह से तैयारी में नहीं, मतलब तैयारी के साथ आलोचना में नहीं होता। और दूसरी बात क्या है कि देखिए, मुझे जो खास तौर से अगर मैं युवा आलोचना की बात करूं, मतलब मुझसे ज्यादा तो आप जानते होंगे कि इधर आलोचना के नाम पर एक जो प्रवृत्ति शुरू हुई है, उसने आलोचना का भी नुकसान बहुत किया। और वो प्रवृत्ति ये है संपादन। संपादन के नाम पर हम कोई पुस्तक तैयार कर लेते हैं, उसमें इधर से उधर 10 मित्रों की हम रचनाएं ले लेते हैं और उसमें 1.5 पृष्ठ की भूमिका लिखकर, वो भी भूमिका नहीं होती है, मतलब उस भूमिका में आपको यही नहीं पता चलेगा कि इस पुस्तक को संपादन करने के पीछे संपादक का उद्देश्य क्या है, क्यों उसने इस तरह से किया है। वो सिर्फ और सिर्फ एक पुस्तक अपने खाते में जोड़ने की नीयत से वो किया जाता है और 1.5 पेज की उसमें एक भूमिका होती है। अभी मुझे किसी ने बड़े मजेदार बात बताई कि एक युवा कथित या तथाकथित आलोचक ने ये कहा है कि लंबी भूमिका लिखने की क्या जरूरत है। मतलब इस तरह की संपादित पुस्तकों में, अब चाहे वो संचयन हो, समग्र हो, वगैरह वगैरह, जो इस तरह के, उसमें कई तरह की चीजें आती है संपादन में। तो ये कहा गया कि उसमें लंबी भूमिका की क्या जरूरत है। सवाल इस चीज का है, तो फिर संपादक की फिर उस भूमिका की, संपादक की क्या भूमिका है। कम से कम संपादक को ये तो बताना पड़ेगा कि इस पुस्तक को जो तैयार किया जा रहा है, ग्रंथ तैयार किया गया है, इसके पीछे संपादक की क्या दृष्टि है। अगर उसकी दृष्टि साफ नहीं है और उसे सिर्फ अपने खाते में किताब जोड़ लेनी है, तो ये आलोचना नहीं कही जाती, ये संकलन हो गया। तो हमारे यहाँ संकलन को ही एक आलोचना का पर्याय मान लिया गया है और उसके चलते हो क्या गया है कि एक बड़ी अजीब सी मतलब भागदौड़ शुरू हुई पड़ी है कि आप देखिए सबसे ज्यादा आलोचना के नाम पर इस तरह की पुस्तकों लगातार आ रही है। मतलब मुझे कहने की जरूरत नहीं कि हमारे यहाँ ये देखिए कि जिनसे हमें बड़ी उम्मीद थी, बड़े युवा आलोचकों से, फिर वही बात है कि या तो आप पत्रिकाएं निकाल लीजिए, या आप पुस्तकों का संपादन कर लीजिए, या आप अध्ययन करके आलोचना में क्षेत्र में जगह बनाइए। जो तीसरा विकल्प मैं समझता हूँ कि सबसे मुश्किल है। और इसी के चलते कई बार क्या, हम जैसे लेखकों में, अगर मुझ जैसे लेखकों की मौज आई हुई है, मौज इस रूप में आई हुई है कि मुझे पता है कि मेरी किताब की, मेरी उपन्यास की, उसकी आलोचना करने की हिम्मत इसलिए नहीं बढ़ती होगी, मैं इसलिए जानबूझकर कह रहा हूँ, वैसे नहीं कि नहीं, इसलिए नहीं होती होगी कि मैं जितनी मेहनत मैंने की है, कम से कम मेरे से दुगनी नहीं तो उससे आधी मेहनत तो
की अपेक्षा तो वो करेगा, तभी तो आप उसमें की आलोचना कर पाएंगे। देखिए अब वो दिनेश जी वो शिल्प संवेदना और भाषा वाली आलोचना से काम नहीं चलेगा। अब तो आलोचकों को उसको मतलब समाज शास्त्र का भी अध्ययन की भी अच्छी जानकारी होनी चाहिए, आर्थिक पक्षों की भी अच्छी जानकारी होनी चाहिए, सामाजिक मुद्दों की भी अच्छी जानकारी होनी चाहिए, वैचारिक राजनीतिक वैचारिक का भी अध्ययन मतलब जानकारी होनी चाहिए। सामाजिकी का जो विषय उठा रहा है, अगर आलोचक को यही नहीं पता है कि जिस पुस्तक पर या जिस उपन्यास पर लिख रहा है उस कृति को एक लेखक ने क्यों लिखा होगा, अगर ये जिज्ञासा आप एक आलोचक में नहीं है तो मैं समझता हूं कि वह उस उपन्यास की आत्मा को नहीं पकड़ पाएगा। फिर अंततः यही होगा कि जो लेखक ने कह दिया वही पत्थर की लकीर हो गई है। तो मेरा अपना ये मानना है दिनेश जी। नहीं, बिल्कुल आपने सही बात किया। और समीक्षाओं की तो हालत इतनी खराब हो गई है कि केवल नाम माने लेखक का नाम और किताब का नाम, अगर ये दो हटा दे तो बस वही आप किसी दूसरे के लिए भी लिख सकते हैं। जैसे एक लेटर का फॉर्मेट होता है वैसे ही समीक्षाओं का ही वही भाषा वही सब कुछ आप सबके लिए लगाए जा रहे हैं। मैं आपको एक मजेदार बात बताऊं, अभी हमारे एक मित्र से चर्चा हो रही थी। हमारे एक मित्र हैं, आप जानते होंगे, अनंत विजय, वो अक्सर ऐसे विषयों में दखल देते रहते हैं। उन्होंने आज ही लिखा है, उन्होंने बड़े मजेदार लेख है वो। उन्होंने किसी ये जो हमारे साहित्य उत्सव हो रहे हैं चल रहे हैं आजकल लिटरेचर फेस्टिवल्स, उसमें जो नई हिंदी के कुछ लेखकों के बहाने उन्होंने ये बात उठाई। मतलब उन्होंने ये बात बड़े मजेदार उन्होंने प्रसंग बताया, लिखा है कि एक नया हिंदी का लेखक कहता है कि परंपरा से क्या मतलब है, क्या मतलब, प्रेमचंद और रेणु को पढ़ने की क्या जरूरत है, निराला को पढ़ने की क्या जरूरत है। अगर मान लीजिए जब आप ये बताइए कि एक तरफ आपकी मतलब उत्कंठा ये हो, आपकी इच्छा ये हो, आपकी मन ये हो कि आपकी किताबें पाठ्य पुस्तक में भी शामिल हो, आप पर शोध भी हो, और दूसरी तरफ आप ये कहते हैं कि परंपरा का नाम की कोई चीज ही नहीं। क्या होती है परंपरा, प्रेमचंद और रेणु को पढ़ने की क्या। भाई देखिए, जब हम अपने किसी लेखक जो नया युवा लेखक है, जब हम उससे ये उसको सलाह देते हैं कि आप सब अधिक से अधिक पढ़ना चाहिए, तो यही उस सलाह के पीछे हमें भी हमारे वरिष्ठों ने सलाह दी थी, तो उसके पीछे यही मंतव्य होता है कि भाई आपको ये पता होना चाहिए कि क्या लिखना है क्या नहीं लिखना चाहिए, कैसा लिखना है कैसा नहीं लिखना चाहिए। ये तभी पता चलेगा ना जब हम अपने पूर्ववर्ती उस परंपरा जो हमारा परंपरा चली आ रही है उन लेखकों को हम पढ़ेंगे। दरअसल क्या है कि ये दिक्कत क्या है कि जो हमारे यहाँ एक मध्य वर्ग, एक बड़ा तेजी से एक मध्य वर्ग उभरा, ये मैं इसको नव मध्य वर्ग कहता हूँ। इसके सरोकार देखिए आप, इसकी चिंताएं देखिए, इसकी बेचैनी देखिए, उसमें मतलब किसी तरह की उस तरह की चीजें आपको नहीं मिलेंगी जो एक सच्चे लेखक में होनी चाहिए। मतलब लेखन कोई फैशन नहीं है, या लेखन कोई ये नहीं कि मेरे नाम से 50 किताब आ जाए मैं अपने सेल्फ में सजा लूं। सजने को सज जाएंगी, लेकिन उनकी उपयोगिता क्या होगी, असल बात ये होगी। तो ये इस तरह की जो चीजें हमारी जो आलोचना में, अच्छा ये आलोचना के कमजोर पड़ने से इस तरह की बातों को मतलब स्पेस भी मिलता है। अगर अच्छी मतलब अगर आलोचना वो धारदार आलोचना की हम बात कर रहे हैं उस तरह की हो, तो इस तरह के जो कहना चाहिए कि जो इस तरह के तत्व उनको ये कहने की जरूरत नहीं है कि कौन प्रेमचंद को क्या जरूरत है पढ़ने की, रेणु को क्या जरूरत है पढ़ने की। अब आप ये देखिए कि अगर हम देखें कि कई बार ये इसको भी लेकर से बड़ी चर्चा हो रही है कि जो हमारी युवा पीढ़ी है, आप मुझे एक चीज बताइए कि दौर था 1999 के बाद 5-6 तक बड़े मोटे मोटे उपन्यास आते थे। आप ये देखिए कि अब वो परंपरा मतलब उतना मादा युवा लेखकों में है ही नहीं। पर मादा तो तब होगा ना तो आपकी इसकी परंपरा को पता, ना आपकी अध्ययनशीलता है, ना आपके कोई सामाजिक सरोकार है, ना आपकी चिंता है, ना बेचैनियां है। देश में इतना कुछ चल रहा है हर स्तर पर, आप मुझे बताइए कि किसी युवा लेखक ने उस पर ठहर कर कोई बात की है, कोई लिखा है? मतलब और फिर नई हिंदी क्या होती है?
भाई ये बताइए कि भाषा भाषा होती है, नई पुरानी क्या होती है दिनेश जी? मेरी और आपकी भाषा किसी तीसरे की भाषा अलग कैसे हो सकती है? तो ये नहीं, जो इस तरह के जीवनानुभव इनका इतना सीमित है कि उससे कोई बड़ी रचना कैसे जन्म ले सकती है, जो कैसे आप कह रहे जनेगी? हैं। तो फिर यही होगा कि फिर आप छोटे छोटे विषयों पर लिखेंगे, 100 पेज की लिखेंगे। तो बड़ा उपन्यास लिखने के लिए उसके लिए बहुत तैयारी होती है आपके, कम से कम उस तरह से नहीं तो कुछ तो जीवन अनुभव होना चाहिए ना। कोई लेखन कोई 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 मतलब ऐसा नहीं है कि कोई किसी महत्वाकांक्षी या कैरियर बनाने का माध्यम नहीं है, इसमें तो निचुड़ना पड़ता है लेखक को, उसको तो नहीं, तो रक्त एक सींचना मजेदार पड़ता है। बात मैं आपसे बता रहा हूँ, इसी में ध्यान आ गया कि मैंने ऐसे ही मनु भंडारी से पूछा था कि आप लोग के समय और बिल्कुल ये 2000 की बात की बात है, 2010 के बाद की बात, कि नई पीढ़ी जो आप बात कर रहे हैं कि उसमें क्या फर्क दिखता है। तो ठीक इसी बात को उन्होंने दूसरे तरीके से कहा था। तो उन्होंने कहा था कि जो हम लोग थे, हम लोग प्रेमचंद की तरह, जैनेन्द्र की तरह लिखना चाहते थे, और जी ये लोग जो हैं, ये प्रेमचंद और रेणु जैनेन्द्र बनना चाहते, बिल्कुल सही मतलब कहते हैं कि बनने वैसा लिखना नहीं चाहते हैं कि मैंने वो परंपरा पढ़े और उतना कोई माइलस्टोन कोई रचना दे, वो नहीं, बस हम नहीं। वैसा ओहदा पाना चाहते हैं। देखिए वही मैं कह रहा हूँ, कोई प्रेमचंद या रेणु बनने में और लिखने में जमीन आसमान का फर्क है। जब आप लिखेंगे ना तब पता चलेगा कि रेणु क्यों रेणु है, प्रेमचंद क्यों प्रेमचंद है, क्यों राही मासूम रजा क्यों राही मासूम रजा। वो मन्नू जी ने बिल्कुल सही कहा। आज दरअसल दिक्कत यही है, आज दिक्कत ये है कि जो नई पीढ़ी के लेखक हैं वो बनना सब कुछ चाहते हैं। उनकी सबसे बड़ी महत्वाकांक्षा होती है कि उन पर शोध हो। मैं तो देखता हूं, मैं कई बार मजाक मजाक में थोड़ा सा शोधार्थियों की जानकारी के लिए जब मैं कई बार ये लिख देता हूं अपनी फेसबुक पर, इतने पीएचडी हो तो उस पर लोग मजाक भी उड़ाते हैं, उससे ईर्ष्या भी करते हैं, है ना। और जब मैं कई बार लिखता हूं फला रचना मेरी पाठ्यक्रम में शामिल हुई, देखिए अब पाठ्यक्रम में शामिल होने के लिए और आप पर शोध होने के लिए फिर वही बात है कि प्रेमचंद बनना बहुत आसान है, प्रेमचंद जैसा या रेणु जैसा लिखना सबसे मुश्किल है। और आज के समय में ये तो और भी बहुत चुनौती। हालांकि मेरा ये मानना है कि जितने विषयों की विविधता या जितने हमारे समाज में जिस तरह की उथल पुथल, जिस तरह की वैचारिक टकराव, जिस तरह के वैचारिक मतभेद सतह पर आ गए हैं, समाज जितनी तेजी से बदल रहा है, मैं समझता हूं कि अब तो और बहुत ज्यादा गुंजाइश है। अब तो किसान भी वो किसान नहीं रहा जो प्रेमचंद का किसान था। अब तो दलित भी वो दलित नहीं रहा जो रेणु के समय में था। अब तो चीजें आपको इतनी तेजी से बदल गई, लेकिन फिर वही बात है, बात तो वही है ना कि उसके लिखने के लिए आपका एक नजरिया भी तो होना चाहिए। एक मध्य वर्गीय लेखक, विशुद्ध रूप से जो शहरी मध्य वर्ग है, वो किसान पे क्या लिख पाएगा? क्या वो दलित वंचित उपेक्षितों पर क्या लिख पाएगा? वो मजदूर की पीड़ा को क्या समझ पाएगा? तो इसीलिए क्या है कि ये जो संकट है और फिर वही बात है कि जब हम बड़ी रचना की बात करते हैं, और रचना देखिए दिनेश जी, कोई ऐसा नहीं कि मैं इंच टेप लेकर बैठ जाऊं और मैं ये सोच के चलूं कि मुझे 1000 पेज का एक महाकाव्य लिखना है या बड़ा इतना मोटा उपन्यास लिखना है, ऐसा नहीं है। रचना की अपनी मांग होती है, जो उसका कथानक है, उसकी जो कथा वस्तु है, वो अपने आप ढलते हुए पानी की तरह आपसे लिखवा दी जाएगा। जब उसको ढलान मिलना बंद हो जाएगा, वो अपना आप वही, चाहे लाख कोशिश करें आप नहीं बैठे, चाहे वो 150 पेज की हो चाहे 250 पेज की। दूसरी बात यह है कि बड़े उपन्यास लिखने का जो हुनर इन लेखकों में था और जिनसे कि हमने भी सीखा है, वो हुनर एक दिन में नहीं आता है। उसके लिए पूरा अभ्यास करना पड़ता है। आपके पास अगर उस तरह की सूचना है, इस तरह की तैयारी है, तो उसको किस तरह से एक फिक्शनाइज किया जाए उस सामग्री को, ये भी अपने आप एक कला होती है। इसीलिए कहते हैं ना कि मतलब सामग्री तो हर आदमी के दिमाग में होती है, लेकिन उसको कागज पर उतारना, उसको एक उपन्यास का रूप देना, वो बहुत मुश्किल है। हालांकि आज की तारीख में एक और चीज देखे दिनेश, जितनी संख्या में अब उपन्यास लिखे जा रहे हैं,
मैं समझता हूँ कि एक समय यह तमगा जो है ये कविता के सिर पर लगता था, लेकिन आज देखिए कि आदमी लेखक, हर लेखक, चाहे जिसने 6 कहानियां नहीं लिखी हो, एक भी नहीं लिखो, सबसे पहले उसकी कोशिश होती है कि उपन्यास लिखना उसको, और उसमें हाथ भी आजमा, और ऐसा भी नहीं छप रहा, छप भी रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ इस वक्त जितनी विकल्प प्रकाशन जगत में है, प्रकाशन के तौर पर है, उतनी शायद पहले नहीं रही। मतलब जब से ये डिजिटाइजेशन हुआ है, डिजिटल प्रिंटिंग जब से शुरू हुई है, तब से क्या है कि आपको रातों रात 50 कॉपी में कोई भी प्रकाशक आपको छाप के दे देगा। तो उसने दरअसल इस चीज को, उसने भी जो हमारे यहाँ जो जिसको कहने से प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी है, जितनी सुविधा उसने प्रकाशन के क्षेत्र में दी है, मैं समझता हूँ कि इससे पहले नहीं थी। और इसलिए आपको जितनी संख्या में आज की तारीख में अगर आप देखें वर्तमान में, मतलब जिस संख्या में किताबें आ रही हैं, मैं तो समझता हूँ कि जब हमने शुरू किया होगा तब भी नहीं था इतना, जबकि पाठक था। आज तो ये भी कहा जाता है कि पाठक नहीं है, लेकिन पाठक नहीं है, उसके बावजूद भी मतलब बड़ी संख्या में पुस्तकों का प्रकाशन हो रहा है। तो आप चूंकि हमेशा एक अछूते विषय को उठाते हैं, तो हम लोग को लग रहा है कि आप फिर कोई नए विषय में इस समय लग गए होंगे अगली रचना की तैयारी में। तो इन दिनों आप किस खोज में डूबे हुए? देखिए, अभी आपने जब शुरुआत में जब मेरी मतलब परिचय कर रहे थे, तो आपने आखिरी उपन्यास बताया था मोक्षवन, है, जबकि मोक्षवन के बाद पिछले वर्ष मेरा एक उपन्यास और प्रकाशित होकर आया था, कास, है, ये 2024 में था। और उसके बाद अब कहना नहीं चाहिए क्योंकि कई बार अधिक लिखना भी लेखक के लिए कहा जाता है बड़ा हानिकारक होता है, लेकिन फिर वही बात है कि अब इसके अलावा हम करें तो करेंगे। अभी मैंने एक उपन्यास अभी पूरा किया है और वो मैं देने वाला हूँ, क्योंकि मेरी एक पता नहीं एक तासीर सी ये बन गई है कि एक चीज खत्म होने के बाद दूसरी, अब ये खोज रहती है कि अब किस पर करा जाए। तो मुझे लगा कि मेरी जो इन दिनों अब इच्छा है वो थोड़ा सा रसखान पर काम करने की है। अच्छा। जो हमारे ब्रज के, जिनका कि नाम सैयद इब्राहिम था, रसखान, उन पर, और मुझे ऐसा लगता है कि हमें हमारे ये आज के अगर मौजूदा हम समय की बात करें तो ऐसे लेखकों पर, कवियों पर काम करने की सख्त जरूरत है, चाहे वो रसखान हो, चाहे ताज बीबी हो, चाहे उस दौर के और भी मुस्लिम कृष्ण भक्त या और उस तरह के लेखक हो, उन पर काम करने की जरूरत है, मेरा ये मानना है। हालांकि मैं इस तरह की चीजें, मुझे अचानक ये लगा कि ये एक अलक्षित कवि, क्योंकि रहीम का व्यक्तित्व तो बहुत विराट है और रहीम को लेकर तो आपको बहुत लिखा जा चुका है, लेकिन उसी दौर में, लगभग उसी दौर के एक अलक्षित मतलब ब्रज के कवि रहे हैं रसखान, उस पर हम लोगों का ध्यान नहीं गया। तो मैंने उसमें, जिस तरह से मेरी आदत है कि चीजें इकट्ठा करना, रसखान से संबंधित मैंने इकट्ठी किए, लेकिन मैं एक चीज और फिर मेरी बात है कि जब हम किसी महानायक, मैंने जैसे पूर्व में भी कहा था, जब हम किसी महानायक पर लिखते हैं तो मुझे लगता है कि उस महानायक पर लिखने से पहले हमें कुछ चीजों का हमें बहुत ध्यान देने की जरूरत होती है। जैसे मैं अगर ये कहूं कि एक महानायक पर लिखने के लिए हमें सिर्फ उसी पर, उसके व्यक्ति को ही केंद्र में रखकर नहीं लिखा जाना चाहिए, बल्कि उस पूरे दौर को बगैर समझे हम उस महानायक को, नायक को, या जिसको हम केंद्र में रखकर लिख रहे हैं उस पर उसको बगैर पूरे मतलब परिदृश्य को समझे हम उस लेखक को भी नहीं समझ सकते। तो उसके लिए बहुत सारी ऐसी चीजें, अब जैसे मैं बताऊं कि सैयद इब्राहिम यानी रसखान के बारे में ये कहा जाता है कि विठल नाथ जी के शिष्य थे, और विठल नाथ जी के ही शिष्य ताज बीबी हुई थी और भी बहुत से थे।
तो मैं जब इसको देख रहा था, इसके बारे में थोड़ी सी चीजें तैयारी कर रहा था, तो मुझे लगा कि जो हमारे अष्टछाप के जो कवि हैं, हमें उन पर भी मतलब नजर दौड़ानी चाहिए। और मैं कई बार मुझे बड़ी हैरानी हुई कि जो अष्टछाप के जो कवि हैं, देखिए एक तरफ जहां कुम्मन दास है, मतलब अष्टछाप कवि के रूप में जिनकी जो 77 वर्ष की आयु में स्थापित होते हैं, उस तरह से ही जो अंतिम कवि हैं नंददास, उनकी उम्र मात्र 12 वर्ष थी। आप कल्पना करिए दिनेश जी कि जिस उम्र में, उसी तरह से चतुर्भुज दास जो थे वो 15 वर्ष की उम्र में अष्टछाप की कवियों की सूची में आ जाते हैं। नंददास 12 वर्ष की उम्र में आ जाते हैं। आप कल्पना करिए दिनेश जी कि जिस उम्र में एक युवा की मस भी नहीं भीगती है, रेख भी नहीं आती है, वो अष्टछाप की कवियों की सूची में आ जाता है। तो इस पूरी चीज को, उस परिदृश्य को समझने के लिए मुझे लगता है कि अगर मैं, ये जरूरी है कि हम रसखान के साथ साथ उस दौर के जितने भी ब्रज के कवि रहे हैं, उस पूरी मनोभूमि को हम समझें। तो मैं समझता हूं कि शायद हम तभी लिखने में इस तरह की चीजें कुछ उसमें हमें मुझे सफलता मिल सकती है। तो मैं इसलिए आजकल जो रसखान है उससे संबंधित सामग्री, और जैसा कि मेरी एक आदत और है कि जब भी मैं कोई विषय उठाता हूं, और अगर जिस विषय से संबंधित जो क्षेत्र है उस क्षेत्र का मैं जाता हूं, तो अब देखिए कुछ महीने के बाद मुझे जो रसखान की जो, जिसको कहना चाहिए कि जहां उन्होंने बैठकर लिखा, महावन जिसको कहते हैं, गोकुल जो ब्रज की जो पूरी नगरी है, और पूरे उस ब्रज में मुझे मतलब रसखान के जहां जहां चिन्ह पड़े, जहां जहां वो गए, जहां जहां उनके कुछ उनसे जुड़ी हुई कुछ बातें हैं, मुझे वहां भी मेरी जाने की योजना है। अब ये तो समय बताएगा कि उसमें कितना समय लगता है और ये काम कब जाकर पूरा होगा। जी, उम्मीद है पिछले उपन्यासों की तरह ही आपका ये उपन्यास भी दिलचस्प होगा, और जो आपने विषय उठाया है वह भी कम से कम हिंदी के लिए और हिंदी के पाठकों के लिए बिल्कुल अछूता ही विषय है। और काफी हम लोग की लंबी बात हुई है 2 खंडों में, और उम्मीद है कि हम एक बार फिर और बात करेंगे कुछ और मुद्दों के साथ आपसे। और आपने आलोचना संवाद के लिए इस प्लेटफॉर्म के लिए समय निकाला, इसके लिए हम आपके बहुत आभारी हैं। और फिर आगे इसका हम लोग तीसरा खंड भी करेंगे बातचीत का। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।